राजस्थान के अंदर स्कूलों की स्थिति को लेकर निरंतर घमासान जारी है। पहले जयपुर के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो बगरू पहुंचे, जहां उनके साथ में मिसहैंडलिंग हुई। उसके बाद जोधपुर पहुंचे, जोधपुर से खबरें निकल के आई और शिक्षा विभाग है कि टस का मस नहीं हो रहा। बगरू का वो स्कूल जो तबेले में चल रहा था, कार्यकर्ता पहुंचे, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। पर ये सिर्फ एक स्कूल की व्यथा नहीं है। राजस्थान में 84,000 कमरे स्कूलों के जर्जर हैं और इसके ऊपर जब हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया तो राष्ट्रीय बाल आयोग की तरफ से जिन्होंने पक्ष रखे बाल आयोग के, वो वकील मेरे साथ मौजूद हैं, वागेश कुमार सिंह। इन्हीं से जानेंगे कि राजस्थान के स्कूलों की स्थिति क्या है और वो आदेश जो राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किया गया है वो कहां तक न्यायोचित है और उस आदेश के तहत जो सजाओं के प्रावधान रखे गए हैं उसकी क्या स्थिति है। सर, आप भी, छुपा तो आपसे भी नहीं है, सब कुछ आपके सामने है और आप तो इसको सबसे पहले नजदीक से देखने वाले व्यक्तियों में से रहे हो। आप तो उनमें से हो जो पहले दिन से, जब हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था तो आप पहले दिन से इस चीज के मर्म को समझ रहे हो। आज स्थिति क्या है सर? हम राजस्थान कहाँ खड़ा हुआ है? क्या हम शिक्षा को बिल्कुल भी हम नहीं चाहते हैं कि राजस्थान में शिक्षा का स्तर सुधरे, या शिक्षा होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बड़े सवाल खड़े हो गए। बिल्कुल आशीष जी, आप ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि हाईकोर्ट को झालावाड़ इंसिडेंट के बाद संज्ञान लिए हुए साल भर से भी ज्यादा हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है। अगस्त 2025 में तो हाईकोर्ट ने यह आदेश भी दे दिया था कि जो भी आइडेंटिफाइड डिलापिडेटेड टूटे फूटे स्कूल कक्ष हैं उनका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। सरकार को बाधित कर दिया था और ये ऑर्डर दिया था कि आप कोई ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करें। इसके बावजूद ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स, जैसा कि आपने कहा कि कई जगह पे बहुत ही बुरी परिस्थितियों में विद्यालय, हाईकोर्ट ने, मैं आपको यहाँ रोकूंगा, हाईकोर्ट ने कहा कि आप ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करो क्योंकि जर्जर अवस्था में जो बिल्डिंग है उसमें बच्चों को नहीं बैठाया जा सकता। ये हाईकोर्ट के संज्ञान के बाद हुआ। उससे पहले तो बच्चे बैठ रहे थे। पिपलौदी के बाद भी किसी के कान पे जू नहीं रेंगी थी, जर्जर स्थिति में स्कूल चल रहे थे। सबसे पहला सवाल ये कि सर, जब हाईकोर्ट ने पिपलौदी के बाद संज्ञान लिया तो सरकार के द्वारा कितने स्कूलों को ऐसा बताया गया जहां बच्चों को नहीं बैठाया जा सकता है? जी, जो ऑफिशियल फिगर पहली बार कोर्ट के बिफोर आया, जो एफिडेविट फाइल किया गया सरकार के द्वारा, उसमें ये बताया गया कि लगभग 85 to 86,000 ऐसे रूम्स हैं विभिन्न स्कूलों में जिनकी हालत ऐसी है कि उनको बिल्कुल भी इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता, और लगभग 5 से 6,000 ऐसे स्कूल हैं जिनको पूरी तरह से डिमोलिश करके और नए स्कूल बनाए जाने चाहिए। इसके अलावा भी कई ऐसे स्कूलों को सरकार ने खुद आइडेंटिफाई किया जिनकी हालत ऐसी है कि बिना रिपेयर के उनमें यूज नहीं होना चाहिए। तो ये संख्या जो है एक बहुत ही अलार्मिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स बताती है पूरे स्टेट में, चाहे वो रिमोट एरियाज हो चाहे वो अर्बन एरियाज हो। पर पिछले कई सालों में इन विद्यालयों की, इन स्कूलों की कंडीशन जो है वो लगातार खराब होती जा रही थी। सवाल जो हम भी सरकार से पूछते रहे हैं और जो कोर्ट भी सरकार से पूछता रहा है वो यह है कि क्या सरकार के पास और विभाग के पास, जिसका काम इन स्कूलों की मरम्मत, मेंटेनेंस और करवाना ही है, क्या इनके पास कोई ऐसा प्लान कभी था ही नहीं कि आगे आने वाले समय में कितने विद्यालयों की स्थिति खराब हो रही है, रेगुलर मेंटेनेंस किसकी होनी चाहिए, और हर साल जो रिक्वायरमेंट है, क्या इनको ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं थी, जानकारी थी ही नहीं। तो कोर्ट ने भी इसे बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर माना है। कोर्ट ने माना है। ये सवाल मैं भी उठा रहा हूँ क्योंकि मैं भी ये जानना चाह रहा हूँ। जर्जर स्थिति एक दिन में तो हुई नहीं है, स्थिति जर्जर हुई क्योंकि आपने ध्यान नहीं रखा। तो कोर्ट ने इस चीज को माना है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है। आपको देखिए, एक चौंकाने वाला तथ्य आज निकल के आया है, लगभग 5 से 6,000 स्कूल जर्जर हैं। राजस्थान में 200 विधानसभाएं हैं। अगर 200 विधानसभाओं का आप भाग दे देते हो तो 200 स्कूल पर विधानसभा ऐसे हैं जहां बच्चों को बैठाया ही नहीं जा सकता। अब सवाल ये खड़ा होता है सर कि जब एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर कोर्ट ने मान लिया, सरकार के आगे भी पक्ष रखा, ये कब से चलता आ रहा है? इसको, जैसा मैंने कहा कि इस इंफॉर्मेशन को
कोर्ट के सामने आए हुए और हम सबके सामने आए हुए साल भर से ऊपर हो चुका है। ये एफिडेविट फाइल हुए भी साल भर से ऊपर हो चुका है और इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर मानते हुए सरकार का कोर्ट ने सबसे पहला जो स्टेप लिया वो यह कहा कि आप इस एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर को क्योर कैसे करेंगे, ठीक कैसे करेंगे, आप क्या स्टेप्स लेंगे कि ये जो कमियां हैं इनको पूरा किया जा सके और कैसे किया जा सकता है। ये पहले जानकारी जो है, क्योंकि आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, आप विभाग हैं, आपके पास सारी रिसोर्सेज हैं आपके डिस्पोजल पे, हर डिस्ट्रिक्ट में हर स्कूल लेवल पे आपके पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, तो उनसे ये जानकारी लें, हमको बताएं कि आपका क्या सुझाव है कि इसका इलाज क्या है इस बीमारी का। सरकार की तरफ से जो सरप्राइजिंगली फिर से पक्ष आया वो बहुत बड़ा आंकड़ा था कि हमें 20,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है अगर हम पूरे राजस्थान के जितने भी टूटे फूटे स्कूल हैं उनकी या तो मरम्मत करवाएं या उनको नया बनवाएं। तो उनका जो आंकड़ा निकल के आया वो 20,000 करोड़ रुपए का था, जो इतना बड़ा सम है कि वो एक फाइनेंशियल ईयर में अगर सरकार अलॉट कर पाए तो उसे कई जगह कटौती करनी पड़ेगी, जो असंभव है। और एक और सरप्राइजिंग बात जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में सामने आई वो ये थी कि जो एफिडेविट और जो सेक्रेटरी ने प्रेजेंट होकर जो इन्फॉर्मेशन दी, जो सेक्रेटरी एजुकेशन को कोर्ट ने तलब किया था, उनसे पूछताछ की थी, तो उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी कि ये 20,000 करोड़ हम अरेंज करने में सक्षम नहीं है, हमारे पास क्षमता नहीं है। ये कि पैसा चाहिए 20,000 करोड़, और दूसरी चीज ये कि हम व्यवस्था नहीं कर सकते। और उनका ये कहना था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि भारत सरकार और कई दूसरे जो माध्यम है और जो भामाशाह योजना है वहां से हम इन फंड्स को कलेक्ट करके और कुछ इस पर्टिकुलर जो पिछला बजट सत्र था उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से कंट्रीब्यूट हो। जिसके बाद भी ये स्टेटमेंट करने के बावजूद जो है स्टेट गवर्नमेंट ने जो बजट है उसमें एलोकेशन लगभग 2,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन हुआ। उस 2,000 करोड़ रुपए के एलोकेशन में भी कोर्ट हमेशा से यही सवाल पूछता रहा है कि सिर्फ एलोकेशन हो जाने से धरातल पे काम नहीं होता। काम होता है जब टेंडर इशू होते हैं, उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है, वो काम की क्या प्रोग्रेस चल रही है उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है और उनका क्वालिटी असेसमेंट होता है कि जो काम अब नया हो रहा है कम से कम उसमें आगे जाके ऐसी प्रॉब्लम्स तो नहीं होंगी, जिसके बारे में भी कोई क्लियर इंफॉर्मेशन जो है वो सरकार की तरफ से नहीं आई है। और अभी तक जो इमेज है वो यही क्रिएट हो रही है बार बार, ये कि हम फंड्स एलोकेट कर रहे हैं, हम फंड्स कलेक्ट कर रहे हैं, हम फंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सोर्स कर रहे हैं, पर एक्चुअल में रियलिटी में कितने स्कूलों में कितना बजट एलोकेशन हो गया है और उनका कंस्ट्रक्शन किस किस तरीके से किया जाएगा, इसका क्लियर प्लान जो है वो सरकार ने नहीं प्रेजेंट किया बहुत समय तक। जब नहीं प्रेजेंट किया तो कोर्ट का बहुत सख्त आदेश आया। उन्होंने अभी 2 महीने पहले एक डिटेल्ड ऑर्डर पास किया जिसमें कई डायरेक्शंस पास की। उसमें ये मुख्य जो डायरेक्शन थी वो ये थी कि नए सत्र में कोई भी विद्यालय जिसके पास टेक्निकल सर्वे करने के बाद एक क्लियरेंस रिपोर्ट नहीं होगी उसमें कोई विद्यालय नहीं चलाया जाएगा किसी भी प्रमाइस ने 2 महीने पहले आदेश जारी किया। सर आप वहीं आ रहे हो लेके चीजों को, या आप बहुत बड़ा राज जो है वो खोलने जा रहे हो। सरकार ने कहा ओके साहब, फिर क्या हुआ सर? अब इसके बाद अगर आप देखें तो इस ऑर्डर की कंप्लायंस में सरकार के द्वारा एफिडेविट फाइल किया गया कि हमने इस ऑर्डर को कंप्लाई किया है। उस कंप्लायंस ऑर्डर से भी कोर्ट कंप्लायंस एफिडेविट से भी कोर्ट बिल्कुल खुश नहीं रहा। इनफैक्ट उनका ये रिएक्शन रहा कि आप मियरली एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का स्टेटमेंट दे देने से कि हाँ सभी बिल्डिंग्स जो हैं वो कंप्लायंट हैं और नेशनल बिल्डिंग कोड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया, आज नहीं उसको 20 साल पुराना नेशनल बिल्डिंग कोड है, और जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी कई डायरेक्शंस हैं कि आप नेशनल बिल्डिंग कोड्स को मैंडेटरीली स्कूल्स में कम से कम फॉलो करेंगे। ये सब कह देने के बाद भी, ये सब हो जाने के बाद भी जो है वो कोर्ट का यही रिएक्शन रहा कि आप मेयरली एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की आपने रिपोर्ट लगाई है, आप कह रहे हैं कि उन्होंने कंप्लाई कर लिया है, सभी विद्यालय कंप्लायंट रहेंगे, आगे बनने वाले भी कंप्लायंट रहेंगे, पर क्लियर रोड मैप क्या है, क्लियर आगे आने वाले जो टाइम है उसमें आप जो एलोकेटेड बजट है जिसको इन्होंने अब 5 साल का एक 5 ईयर प्लान की तरह अब प्रेजेंट किया है कि हमारा 5 ईयर प्लान, हम 5 साल में 20,000 करोड़ रुपए
डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हर 5 साल में, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके करेंगे, उसको आप यूज कैसे करेंगे और उन टेंडर्स की यूज, उन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की करंट सिचुएशन, करंट हालत क्या है, इसका कोई क्लियर आदेश नहीं, क्लियर कोई एफिडेविट, कोई स्टेटमेंट सरकार की तरफ से अभी भी नहीं आया है। सिर्फ हम बजट एलोकेशन की पिछले, और कोर्ट का ये भी हमेशा से रिमार्क रहा है कि आप पिछले 1 साल से, चाहे वो किसी भी हियरिंग के दौरान, हम बजट एलोकेशंस पे ही सारा डिस्कशन कर रहे हैं कि हम कितना बजट हम कहाँ से ऑगमेंट कर सकते हैं, पर जो एक्चुअल डेवलपमेंट है, एक्चुअल जो टॉयलेट्स की स्थिति है, जो क्लासरूम की स्थिति है, उनमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, और अगर आ रहा है तो उसकी रिपोर्ट कोर्ट के सामने भी नहीं आ पा रही है। और जो अब आप देख रहे हैं कि जो ये वेरियस जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जिनसे ये बातें बाहर निकल के आ रही हैं कि स्थिति कितनी खराब है इनफैक्ट, और इसी वजह से अभी जो लास्ट ऑर्डर था कोर्ट का, उसमें भी वो जो उनका गुस्सा है वो बहुत झलका है, और उन्होंने सबसे स्पेसिफिकली कहा है कि स्पेशली जो मूक बधिर विद्यालय के जो इंसिडेंट था उसको संज्ञान में लेते हुए उन्होंने कहा है कि 10 साल पहले एक हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का ही एक ऑर्डर था जिसमें उन्होंने कहा था कि हर विद्यालय में और हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कितने टॉयलेट्स और किस किस प्रकार से फीमेल टॉयलेट्स एंड मेल टॉयलेट्स और स्पेसेस होनी चाहिए, वो ऑलरेडी ऑर्डर एग्जिस्टेंस में है, पर फिर भी स्टेट ने इससे कभी कंप्लाई किया ही नहीं, इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो उन्होंने अभी एफिडेविट दोबारा फाइल करने को कहा है कि आप 4 हफ्ते में इस ऑर्डर से कंप्लाई कीजिए, जिस भी स्कूल में जितने भी बच्चों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से टॉयलेट्स की सुविधा होनी चाहिए, लड़कियों के टॉयलेट्स की और लड़कों के टॉयलेट्स की, उनको आप प्रोवाइड कराएं अर्जेंटली। तो उन्होंने इस पे भी आदेश पारित किया है। और एक उनका जो बार बार कहना रहा है, और क्योंकि और ये सही भी है बात, और सभी वकीलों का जो इसमें इन्वॉल्व है उनका यही सजेशन रहा है कि अगर सरकार के पास मान लीजिए इससे संबंधित फंड्स की कमी है और इन फंड्स को कलेक्ट करने में 5 साल का समय बताया जा रहा है कि 5 साल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो क्यों ना ऐसे डोनर्स, ऐसे जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं या जो CSR एक्टिविटीज हैं कंपनीज की, वहां से आप क्यों फंड्स नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं, जब मंदिरों में इतना दान चढ़ाया जाता है और करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का दान जो है चैरिटेबल लोग चढ़ाते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा एक ऐसा नोबल कॉज है जिसमें दान कलेक्ट करना इतना कठिन नहीं है। सरकार उसमें बार बार ये कहती रही है कि उनका एक पोर्टल बना हुआ है, उस पोर्टल में आप एक स्कूल को गोद भी ले सकते हैं, आप डोनेट भी कर सकते हैं, स्कूल वाइज भी डोनेशन कर सकते हैं। तो कोर्ट का हमेशा से उसमें अब स्ट्रेस इस बात पर है कि आप ये भी इंश्योर करें कि जो फंड्स उस स्कूल के मरम्मत के लिए कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, उन फंड्स को प्रॉपर्ली उसी स्कूल की रिपेयर में इस्तेमाल किया जाए, उस पर्सन को एक्नॉलेज किया जाए कि उसने यहाँ पे दान दिया है, उसके लिए प्लैक लगाया जाए, उसकी थोड़ी सा उसका सम्मान किया जाए, जिससे कि लोगों में इसमें जागरूकता बढ़े और उनका भी इंटरेस्ट बढ़े, और जहाँ पे हर गांव में या फिर ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे इस तरह के भामाशाह इंडिविजुअल्स हैं, वो इस तरह से स्कूलों को गोद ले सके। क्योंकि अगर स्टेट अपने ड्यूटी में फेल हो रही है, वो अपना काम नहीं कर पा रही है ढंग से, तो एटलीस्ट बेयर मिनिमम जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके कंट्रीब्यूशन को फ्रीली और ज्यादा प्रमोट करके अलाउ करना चाहिए स्कूलों की स्थिति सुधार करने के लिए। सर, आज से 1 साल पहले ये बात निकल के बाहर आ गई थी कि 85,000 कमरे लगभग राजस्थान के अंदर जर्जर है। सरकार ने कहा 5 साल के अंदर ये बजट अलोकेट करेंगे और इसको ठीक कर देंगे, तो हर साल का हो गया 15,000 लगभग जी। पिछले 1 साल में 15,000 कमरों को ठीक किया गया है क्या, या स्थिति क्या है? नहीं, इसका क्लियर जवाब तो मेरा तो मानना यह है कि नहीं, उतने जितने कमरों का सुधार होना चाहिए था वो किसी भी स्टेट के स्टेटमेंट या एफिडेविट से क्लियर नहीं हो रहा है। और चाहे वो मेरा ओपिनियन हो, चाहे वो एडवोकेट जनरल और दूसरे जो वकील हैं, उन सबका यही ओपिनियन रहा है। ये कोई 2 पार्टीज के बीच का डिस्प्यूट तो है नहीं, चैरिटेबल काम है, इंपॉर्टेंट काम है, सो मोटो। तो उसको ध्यान में रखते हुए मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि ये एग्जीक्यूटिव फेलियर है, ये एक ब्यूरोक्रेटिक फेलियर है, और कोर्ट का भी रिपीटेडली यही स्टेटमेंट रहा है कि ये ब्यूरोक्रेटिक फेलियर है, और आपकी सीरियसनेस ये नहीं शो होती कि आप किस तरीके से इसमें कोई सुधार करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। शायद फंड्स एलोकेट हो भी जाएंगे,
आप उसको प्रॉपरली क्या उसके टेंडर्स निकाल पा रहे हैं, किन पर्सन्स को आप उनका टेंडर दे रहे हैं, इन सब एक्टिविटीज में शायद आपका सारा ध्यान है। इसके बियॉन्ड आप नहीं सोच रहे हैं कि आगे आने वाले समय में जब जनसंख्या बढ़ेगी, जब स्कूलों की रिक्वायरमेंट और बढ़ेगी, घटेगी बिल्कुल भी नहीं, स्कूलों की रिक्वायरमेंट और बढ़ेगी, तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या आपने सारी प्लानिंग करी है। और एक विभाग जिसका, शिक्षा विभाग जिसका काम ही, जैसा मैंने पहले कहा, उनका पूरा पर्पस ही यही है कि स्कूलों का मेंटेनेंस और टीचर्स की सैलरीज, टीचर्स का मेंटेनेंस, यही एक शिक्षा विभाग का काम है। और वो अपना काम जो है पूरे ढंग से नहीं कर पा रहे हैं बहुत समय से। और चाहे एडवोकेट जनरल हो, चाहे जो न्याय मित्र है माइकस क्यूरे, चाहे हम हो, चाहे कोर्ट के इंटरवेंशन से हो, पर कोई भी किसी के भी इंटरवेंशन से जो है ये ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी दूर नहीं हो पा रही है, ऐसा लग रहा है। और इसमें अकाउंटेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। अगर आप कोर्ट की भी राय माने और हम हमारी भी राय माने, तो हम कोर्ट की राय हमेशा से ये टिप्पणी रही है कि अकाउंटेबिलिटी होना जरूरी है। अगर कहीं बिल्डिंग का नुकसान होता है और किसी की जान माल का नुकसान होता है और या किसी को इंजरी होती है, तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि जिस इंजीनियर द्वारा, जिस पीडब्ल्यूडी इंजीनियर द्वारा ये सर्टिफाई किया गया कि वो बिल्डिंग सेफ है, इस्तेमाल की जा सकती है, उसके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ उसको चार्जशीट किया जाना चाहिए, सस्पेंड किया जाना चाहिए। ये एक वन ऑफ इंसिडेंट नहीं हो सकता कि जैसे झालावाड़ में इंसिडेंट हुआ, उसमें कुछ जब डेथ हो गई किसी की, तब जाके इस तरह के एक्शन वहां पे लिया जा रहा है प्रिंसिपल के अगेंस्ट या फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के अगेंस्ट। इसके बियॉन्ड जाके आपको अकाउंटेबिलिटी पहले से क्रिएट करनी पड़ेगी। इसी वजह से आप सरकार को फोर्स करके, कोर्ट ने अपने आदेश के द्वारा, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन को यूज करते हुए उन्होंने ये कहा कि आप स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पंचायत लेवल पे आप एक एक कमेटी बनाएं और उस कमेटी का काम होगा, हर कमेटी का अपने विद इन जुरिस्डिक्शन में ये काम होगा कि वो इंश्योर करे कि उसके विद इन जो भी 2, 5, 10 स्कूल्स हैं वो उसके जुरिस्डिक्शन में रहेंगे और वो रिपोर्ट करेगी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल कमिटीज को, जिससे कि अकाउंटेबिलिटी बनाई जाए। अगर प्रिंसिपल अपना काम नहीं कर पा रहा है तो उसको वहां से हटाया जाए, उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन हो। ये अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं बनेगी तब तक ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी दूर होना बहुत कठिन काम है।